अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग एम गुलमान ऑफिशियल। आज हम DSM-5 से इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। DSM-5 स्टैंड फॉर द डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। आफ्टर दिस इज DSM-5 आफ्टर द प्रीवियस एडिशन DSM-4-TR। इसमें सबसे पहले हम जो डिसऑर्डर्स में हम बात करें तो सबसे पहले हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर की बात करेंगे, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में इड भी लिखते हैं, IND के नाम से। तो इट बेसिकली क्या है, एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसका ऑनसेट होता है ड्यूरिंग द अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, यानी कि आप इसे कह सकते हैं बिफोर द एज ऑफ 4 जो है इसका ये अपेयर हो जाता है पर्सनैलिटी के अंदर। तो इट में बेसिकली दो तरह की चीज़ें आती हैं। DSM में 3 क्राइटेरियाज दिए गए हैं, A, B एंड C के नाम से। और इसमें जो बेसिकली जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं वो दो आती हैं, जिसमें इंटेलेक्चुअल फंक्शंस हैं आपके और अडेप्टिव फंक्शंस। इंटेलेक्चुअल फंक्शंस बेसिकली जैसे इसके नेम से ज़ाहिर है, जो वो एक्टिविटीज़ जो आपके माइंड से, इंटेलेक्चुअल से, IQ से रिलेटेड होंगी, वो आपकी क्या हैं, इंटेलेक्चुअल फंक्शंस हैं। जितने भी आपके माइंड्स के मेनली फंक्शन है, जिसमें आपकी रीजनिंग आ जाती है, प्लानिंग आ जाती है, जजमेंट आ जाती है, लर्निंग आ जाती है, जिनमें एकेडमिक लर्निंग भी आ जाती है, और लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। अगर इन सब में प्रॉब्लम है, आप जिस बंदे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर होगा, वो ना तो किसी चीज़ के बारे में रीजनिंग क्रिएट कर सकता है, ना किसी चीज़ को एडवांस लेवल तक या कुछ मॉडरेट या लेवल तक भी नहीं सोच सकता, क्योंकि उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसके बारे में बिल्कुल क्या होगी, ज़ीरो होगी। जजमेंट नहीं है उसके अंदर, प्लानिंग नहीं है। तो ये बेसिकली जो फर्स्ट पार्ट है इसका इंटेलेक्चुअल है। और नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं अडाप्टिव फंक्शंस की, तो अडाप्टिव फंक्शंस में आपकी कम्युनिकेशन आ जाती हैं, सोशल पार्टिसिपेशंस आ जाती हैं, और इंडिपेंडेंट लिविंग आ जाता है अक्रॉस डिफरेंट इन्वायरमेंट्स लाइक इन होम, इन स्कूल, इन अदर इन्वायरमेंट्स एट्सट्रा। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर्स में जो इंटेलेक्चुअल फंक्शंस को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं, तो उसको मेजर किस तरीक़ा से कर सकते हैं। ज़्यादा पहले तो हमें जो फर्स्ट वन हमें याद रखना वो क्या है, ये बिफोर द एज ऑफ 4 होगा, और इसको मेजर एक स्टैंडर्ड इंटेलिजेंस टेस्ट के ज़रिए किया जा सकता है, जिसका स्कोर 65 to 75 तक आ सकता है, यानी कि 70 से प्लस -5 और +5, दो इसकी जो मेनली रेंज है। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट कर सकते हैं, वो सबसे पहला जो फैक्टर है वो से हम कहते हैं फ्लाइन इफेक्ट। फ्लाइन इफेक्ट क्या है? ओवरली हाई स्कोर ड्यू टू द आउटडेटेड नॉर्म्स। आपके जो आप टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं उसके जो नॉर्म्स हैं वो बहुत ही आउटडेटेड हैं, उसमें लेटेस्ट कुछ भी एडिशन नहीं किया गया, तो वो इसको अफेक्ट कर सकता है। एंड सेकंड वन इज़ ग्रुप टेस्टिंग। ग्रुप टेस्टिंग जब हम बच्चों की लेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि हम यहाँ पे एक बच्चे को माइल्ड लेवल पे है या स्वेयर लेवल पे है, क्योंकि हम उसको जो डिस्कस कर रहे होंगे, उसको देख रहे होंगे, वो एक ग्रुप लेवल पे देख रहे होंगे। तो ये था इंटेलेक्चुअल फंक्शंस के हवाले से। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है अडाप्टिव फंक्शंस में। इसमें बेसिकली 3 डोमेन्स आ जाती हैं, जिसके ज़रिए आपको समझ भी आ जाएगी। सबसे फर्स्ट वन जो कौन सी है, कंसेप्चुअल डोमेन है, सेकंड वन इज़ सोशल डोमेन, एंड थर्ड वन इज़ प्रैक्टिकल डोमेन। कंसेप्चुअल डोमेन में कंपिटेंस इन मेमोरी, आपकी मेमोरी के अंदर कंपिटेंस नहीं होगी, दूसरों के साथ मुकाबला करने की आपके अंदर ताकत नहीं होगी। आप जिस तरह से दूसरे सोच सकते हैं, याद कर सकते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप नहीं कर सकेंगे। एंड लैंग्वेज, जाहिर सी बात है लैंग्वेज की समझ ही नहीं आएगी। जब आपको किसी चीज़ की समझ ही नहीं आ रही, उसको पढ़ किस तरह से पाएंगे आप? लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ जाएगा, रीडिंग में आ जाएगा, राइटिंग में आ जाएगा, मैथमेटिक्स में आ जाएगा। प्रैक्टिकल सिचुएशंस में किस तरह से, अगर कोई भी हमारे सामने कोई वाक़या होता है या नॉर्मल सिचुएशंस के अंदर हमारी कुछ चीज़ें चल रही हैं, उसमें हम किस तरह से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, किस तरह से ले रहे हैं, उसको नहीं हम देख पाएंगे, और उन्हीं के अंदर जो है वो जजमेंट भी नहीं कर पाएंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज़ सोशल डोमेन। सोशल डोमेन में सबसे पहले आपकी थॉट्स आ जाती हैं, अपनी सोच क्या है, आपके थॉट्स क्या हैं, फीलिंग्स क्या हैं, वो अपने बारे में भी हो सकती हैं, दूसरों के बारे में भी हो सकती हैं। एंड एक्सपीरियंसेस क्या हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं या जो जिस सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, तो उसके अंदर आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, ये बंदा एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा बिल्कुल भी। और दूसरी एम्पैथी फीलिंग्स क्या होंगी, हमें हमदर्दी दूसरों के साथ
ज़ाहिर सी बात, जब फीलिंग्स नहीं होगी तो एम्पैथी उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं आएगी, उसे पता ही नहीं होगा कि एम्पैथी चीज़ क्या होती है। एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल्स, यानी कि खुद से कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन किस तरह से करनी है और दूसरों के साथ कम्युनिकेशन किस तरह से करनी है। खुद से कम्युनिकेशन बाज़ औक़ात जिसे मैं अब ये टॉपिक से थोड़ा सा अलग समझा रहा हूँ आपको, जैसे सेल्फ कैथारसिस होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हम ढूंढते हैं तो खुद से ही कम्युनिकेट करके ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, ये चीज़ इस तरह से नहीं, इस तरह से हो सकती है, तो वो इस बंदे में बिल्कुल भी नहीं होगी। फ्रेंडशिप एबिलिटीज़ ही नहीं होंगी, जाहिर सी बात है, वो दोस्त नहीं बना सकेगा। और सोशल जजमेंट, ऊपर भी मैंने जजमेंट की बात की, सोशल जजमेंट अमंग अदर्स, दूसरे किस तरह से काम कर रहे हैं, उसमें क्या चीज़ देख रहे हैं, किस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी ये नहीं कर पाएगा। एंड द थर्ड वन इज़ प्रैक्टिकल डोमेन। प्रैक्टिकल डोमेन में सबसे पहले आपकी जो आती है पर्सनल केयर, खुद की केयर किस तरह से करनी है, खुद को किस तरह से संभालना है। पर्सनल केयर में क्या आ जाता है, आपने साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हैं, खुद को साफ़ रखना है, अच्छी चीज़ें खानी है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, पर्सनल केयर में आ जाएगा ये सारा कुछ। नेक्स्ट जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अब वो जॉब ही नहीं कर पाएगा तो जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जाहिर सी बात वो समझ ही नहीं पाएगा, उसमें ये भी प्रॉब्लम आ जाएगी। और मनी मैनेजमेंट, पैसा आ रहा है तो क्यों आ रहा है, पैसे का मेन मकसद क्या है, मेरे पास मुझे अगर सैलरी मिल रही है या वैसे मुझे पैसे मिल रहे हैं तो क्यों मिल रहे हैं, मैं इसको किस तरह से यूज़ करूँगा, उससे बिल्कुल भी नहीं पता होगा, क्योंकि उसके इंटेलेक्चुअल फंक्शंस के वो क्या हैं, वो बिल्कुल ही ज़ीरो हैं। एंड द थर्ड वन इज़ एंड द नेक्स्ट वन इज़ द सेल्फ मैनेजमेंट ऑफ बिहेवियर, दूसरों के साथ मैंने बिहेव किस तरह से करना है, और स्कूल के अंदर या और किसी भी टास्क के अंदर खुद को मैनेज कैसे करना है, चीज़ों को किस तरह से मैनेज करना है, वो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। अब जिस तरह से इंटेलेक्चुअल फंक्शंस को हमने मेजर करने के लिए हमने कहा कि इंटेलिजेंस, जो स्टैंडर्ड इंटेलिजेंस टेस्ट हैं वो यूज़ होते हैं, इसी तरह अडाप्टिव फंक्शंस को मेजर करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं स्पेशल, इसमें हमारे इन्फॉर्मेंट्स जो बेसिकली होते हैं वो उनके ज़रिए हम इंफॉर्मेशन लेके चीज़ों को फिलअप करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम पेरेंट्स आ जाते हैं, अदर फैमिली मेम्बर्स आ जाते हैं, जैसे आपके भाई आ जाएंगे, टीचर्स आ जाते हैं, आपका काउंसलर जो आपकी काउंसलिंग कर रहा है वो आ जाता है, या आपको जो केयर प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइडर है आपका, वो आ जाता है। उससे पता चलेगा कि ये अडाप्टिव फंक्शन इससे ये चीज़ें सब कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अब यहाँ पे जो डेवलपमेंटल कोर्स की हम इसके अंदर बात करें, जो तो सवेयर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर होगा, वो तो हमें पता चल जाएगा 4 साल से पहले या 5 साल से पहले हमें पता चल जाएगा, विद इन द 2 ईयर्स भी हमें पता चल जाएगा कि चीज़ों के अंदर प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है। और जो माइल्ड लेवल का होगा उसके हमें अंदर नहीं पता चलेगा, क्योंकि माइल्ड लेवल में ये चीज़ें जब अपेयर होंगी एकेडमिक लेवल पे जाके लर्निंग के अंदर, और एकेडमिक लर्निंग स्पेशली जिसमें आ जाएगी, तो उसमें जब जाके पेयर होंगी तो फिर हमें पता चलेगा कि इसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या नहीं है। आफ्टर द असेसमेंट आप डायरेक्टली किसी को डायग्नोज नहीं कर सकते, या आपको किसी ने सिम्टम्स बताई हैं तो आप डायरेक्टली उसे कह दें कि आपको ये डिसऑर्डर है, बिल्कुल भी नहीं। आप उसकी पहले असेसमेंट करेंगे, उसकी हिस्ट्री लेंगे, असेसमेंट करेंगे, उसके बाद एक स्पेसिफाइड जो टेस्ट होते हैं उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, उसके बाद ही आप फाइनल रिजल्ट दे सकते हैं कि इसको ये डिसऑर्डर है या नहीं है। ऐसे डायरेक्टली आप उसको डायग्नोज नहीं कर सकते। और इसमें एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट नोट यही भी है कि अगर सेंसरी इम्पेयरमेंट्स आ जाती हैं, अगर बंदा ब्लाइंड है, डेफ है, डम है, तो उसे हम अनस्पेसिफाइड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर के क्राइटेरिया में ले जाएंगे। इसमें हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस की अगर हम बात करें इसके अंदर, तो दूसरे बहुत सारे डिसऑर्डर्स, इसमें जो बेसिक चीज़ आती है कि अगर एक डिसऑर्डर जब अकर होता है तो उसके साथ हो सकता है कोई और डिसऑर्डर भी लगा हो और उसकी मेन सिम्टम्स हों और हम इसके अंदर डाल दें, इस चीज़ का भी हमें ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। इसमें सबसे पहले जो आ जाता है वो है न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, जिसमें बंदे के कॉग्निशंस का फंक्शन जो है वो ज़ीरो होता है। इंटेलेक्चुअल फंक्शंस और कॉग्निटिव फंक्शंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इन दोनों में फ़र्क आ रहा होता है। ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस दोनों का ये हमने ध्यान में रखना है, कॉग्निशंस में और इंटेलेक्चुअल फंक्शंस में। एंड सेकंड वाज लैंग्वेज कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, जैसे हमने बात की कि लेट स्कूल लाइफ में पता चलता है लैंग्वेज का, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर का, तो उसके अंदर भी हमने ध्यान रखना है कि लैंग्वेज का, कम्युनिकेशन का और लर्निंग का ये आपस में इंटरलिंक ना हो जाएं, ये अलग डिसऑर्डर्स हैं उसके हवाले से। और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वो क्या है, वो एक अलग डिसऑर्डर है। और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर
ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो वो भी इसके साथ मिलता जुलता है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसका क्राइटेरिया और इसके क्राइटेरिया में कुछ चीज़ों में फ़र्क आता है। अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की बात करें, जो उसका मेनली जो इसमें चीज़ है वो ये है कि उसका जो IQ टेस्ट होगा वो अनस्टेबल आएगा एज़ कम्पेयर टू इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर। दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। और जैसे मैंने कॉग्निशंस की बात की थी, तो कॉग्निशन में ऐसे हो जाता है कि जैसे एक बंदे को डाउन सिंड्रोम है और उसके साथ उसे अल्जाइमर डिजीज़ भी हो जाती है, ठीक है। उसका हमने ध्यान रखना है। अगर एक बच्चा है उसको हेड इंजरी हो गई है, उसके बाद से ये प्रॉब्लम बना है, तो उसको भी हमने ध्यान में रखना है कि ये हैंड इंजरी की वजह से हो रहा है या उसे वाकया ही में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस का भी ध्यान रखना है और बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखना है। दिस इज़ ऑल अबाउट द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर। इफ़ यू पीपल हैव क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।